न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहले हम लोग आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and play important role for your success. So let us start. First important article is linear momentum. अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है तो वो जरा समझते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया जिसका मास m है विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v. So now linear momentum of this moving particle is just equal to the product of mass and velocity of a moving body. तो जो मूविंग बॉडी है उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट डिफाइन लीनियर मोमेंटम. सो दिस वन इक्वल्स टू पी. पी से हम डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमने एरो लगा दिया, जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है तो हम उसकी यूनिट मार्क कर लेते हैं. तो मास है तो केजी और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज अ यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब क्वांटिटी कैसी है ये समझ लेते हैं. तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ पी इज ऑलवेज पैरेलल टू वी. ये लीनियर मोमेंटम है जिसका डायरेक्शन अगर देखेंगे तो मस्ट बी पैरेलल टू द वी. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता है. नोटेड इट. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा सेम डायरेक्शन में पार्टिकल का मोमेंटम होगा. अब इस आर्टिकल में हम लोग फाइंड करते हैं समटाइम चेंज इन लीनियर मोमेंटम. कभी भी फिजिक्स में अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो हम फाइंड आउट करते हैं फाइनल माइनस का इनिशियल. अब बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम वेक्टरली राइट किया करेंगे, ये नोटेड कीजिए. तो फाइनल मोमेंटम वेक्टरली माइनस का इनिशियल मोमेंटम. वेक्टरली मींस इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप. अब आप कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. तो हम चेंज इन मोमेंटम से निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आएगा दैट्स डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इंटरनल. प्लीज नोटेड इट. दिस वन डिफाइंड ओनली डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं और उसको समझते हैं. अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट्स डिफाइन इंपल्स. क्वांटिटी कैसी है तो दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब आप कहेंगे सर हमें क्योंकि इंपल्स निकालनी है या चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझते हैं. पहले न्यूटन सेकेंड लॉ का एक नोन फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमने 9th में पढ़ा है. तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो दिस वन डेल पी अपॉन डेल टी. यहां से अगर आप डेल पी निकालेंगे क्योंकि हम यहां डेल पी ही निकालना चाहते हैं तो डेल पी निकालते हैं तो वैल्यू मिलती है एफ इंटू डेल टी. देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल पी इक्वल्स टू आएगा एफ डेल टी. अब यहां पर डिपेंड करेगा कि एफ किस टाइप का है क्योंकि एफ की 2 पॉसिबिलिटीज हैं. इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी वेरिएबल. अगर एफ की वैल्यू कांस्टेंट है तो सिंपली आप इंपल्स निकाल सकते हैं एफ इंटू डेल टी से. एफ इंटू डेल टी से आपको मिल जाएगा. अगर एफ वेरिएबल है तो आप फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेल टी. तो ये आपको नोट करना है कि क्वेश्चन में हमें एफ किस वे में गिवन है. अगर वेरिएबल है तो बाई इंटीग्रेशन आपको इंपल्स मिलेगा और अगर एफ कांस्टेंट है तो बाई प्रोडक्ट मिलेगा. सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए. एक अनदर वे को समझते हैं और जानते हैं जरा. अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना हो और इंपल्स फाइंड करना हो, बोथ आर द सेम थिंग. और ग्राफ दे रखा हो फोर्स टाइम ग्राफ, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, एरिया इनक्लोज्ड बाई एफ टी ग्राफ मार्क कर लीजिएगा. लेकिन जब आप एरिया लिखेंगे तो साइन के साथ राइट करेंगे. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव विद साइन लिखा करेंगे, लर्न रखिएगा. अब नेक्स्ट में देख लेते हैं. आप कहते हैं कि सर अगर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 0 आ जाए. भाई चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम दैट इज 0. इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू अ फाइनल मोमेंटम वेक्टरली. अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं दैट मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व. या तो मोमेंटम इज कंजर्व बोलो या मोमेंटम इज कांस्टेंट, सेम थिंग. तो अगर इनिशियल मोमेंटम
and final momentum both are same vectorly, noted it vectorly, then momentum is conserved. अब momentum कब conserve होता है? तो आप जानते हैं when external force act on a body is zero. तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है, if external force act on a body is zero, must be zero, then linear momentum of a system is conserved. This one only for a system. तो मोमेंटम कंजर्व होता है सिस्टम का, तो हम सिस्टम का मोमेंटम बता सकते हैं या देख सकते हैं. ओके डन. अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम मोमेंटम के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. तो हमारे पास में एक रिजिड बॉडी है लाइक इज दिस वन, ये रिजिड वॉल है. एक अनदर रिजिड बॉडी जिसका मास m है, मूविंग विद अ वेलोसिटी v. सो दिस वन इज मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल एंड देन रिफ्लेक्ट विद द सेम स्पीड. रिफ्लेक्ट विद द सेम स्पीड. तो हमने यहाँ पर राइट कर लिया रिफ्लेक्ट विद द सेम स्पीड. अब क्वेश्चन क्या जानना चाहता है? ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि यहाँ पर रिजिड वॉल है. अगर ये रिजिड वॉल है, बॉडी भी रिजिड है, तो ये जाएगी, कोलाइड करेगी एंड देन रिफ्लेक्ट विद द सेम स्पीड. सेम स्पीड, नॉट सेम वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट. अब क्वेश्चन जानना चाहता है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉल. बॉल का चेंज इन मोमेंटम बताइए. नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइएगा. तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल देखेंगे, ऑन बॉल देखेंगे एंड वॉल भी देखेंगे. तो उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं जरा क्या होगा. चलो चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं. आप कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम. अब फाइनल मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो फाइनल मोमेंटम का मतलब है बॉडी जब रिफ्लेक्ट करे तब. तो साइन के साथ मार्क करेंगे. मोमेंटम क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस का आई कैप, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रही है. एंड देन माइनस का इनिशियल लिखेंगे तो आप कहेंगे जी एम वी आई कैप. अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई माइनस का 2mv आई कैप. अगर आप मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा फ्री फ्रॉम आई कैप जे कैप. तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2mv एंड दिस वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये मोमेंटम मिल गया मुझे. यहां अगर आप गौर से देखें तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये वेक्टरली है. अब ये क्या डिफाइन कर रहा है? तो ये डिफाइन कर रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा क्योंकि आई कैप लगा है. तो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में. तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स की. तो यहां पर लिख लेते हैं जी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा. अब आप कहेंगे चेंज इन मोमेंटम किसका निकाला है? वॉल का. तो मैं यहां पर राइट कर रहा हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉल इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया ऑन वॉल. अब आप कहते हैं सर नहीं हमें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइएगा ऑन वॉल. तो अगर आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल, तो क्या आएगा जी? जस्ट इसका अपोजिट, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ. अगर ये वॉल इस बॉल पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लगाएगी तो आप कहेंगे जी जो ये वॉल है ये इस वॉल पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लगाएगी. तो हमें डायरेक्शन का आइडिया मिल गया. चलो तो ये हमने वेक्टरली फाइंड आउट कर लिया. अब आप कहेंगे सर अनदर क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक इज दिस वन. यहां देखते हैं सर अनदर क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं. तो हमारे पास में एक बॉल है जिसका मास m है, मूविंग विद द वेलोसिटी v लाइक इज दिस वन एंड स्ट्राइक ऑफ एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल एंड देन रिफ्लेक्ट विद द सेम स्पीड. और ये सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट करती है. अब जरा कुछ यहाँ पॉइंटों को नोट कर लेते हैं. ये जो वॉल है और जो बॉल है ये दोनों की दोनों परफेक्टली रिजिड हैं. परफेक्टली रिजिड हैं तो कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी. नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी विद द सेम स्पीड. ये क्वेश्चन भी बोलता है और हमारा आईक्यू लेवल भी बोलता है. एंड दिस वन इन अ प्लेन एक्स बाई प्लेन कितने एंगल पे आ रही है? 30 डिग्री. मास कितना है? m और वेलोसिटी इज v. क्या फाइंड कर रहे हैं? चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉल फाइंड करना है एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे ऑन वॉल, ऑन बॉल एंड वॉल. तो चलो समझते हैं जी. अब आपने कहा जी सॉल्यूशन
करते हैं, तो पहले मैंने डायग्राम को डिट्टो सेम यहाँ पर मार्क कर लिया। अब जैसे ही मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया, अब आप कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो आपको पहले आई कैप जे कैप में मार्क करने के लिए वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो। तो वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे और जरा देखते हैं। अभी आपने बताया बॉल और वॉल दोनों रिजिड हैं, तो ये सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट करेगी। सेम स्पीड से तभी रिफ्लेक्ट कर सकती है जब सेम एंगल पर रिबाउंस करे, तो एंगल मस्ट बी सेम। ये मुझे अपने आई क्यू से पता चला। अब आपने कहा जी ये तो हमने चलो मार्क कर लिया, अब जरा स्पीड को स्प्लिट करो। तो मैं ज्योमेट्रिकली अगर स्पीड को स्प्लिट करूं, तो मैंने देखो यहाँ पर एक्स बाई प्लेन में इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट किया। आप कहेंगे अगर ये 30 डिग्री है, तो आप कहेंगे सर ज्योमेट्रिकली दिस वन आल्सो 30 डिग्री। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखेंगे v cos 30। v cos 30 आप जानते हैं दैट इज √3/2, सो दिस वन इज v। आप कहेंगे सर इसका अनदर कंपोनेंट क्या मिलेगा, सो v sin 30। sin 30 आप जानते हैं, सो दिस वन इज b/2। सेम हेयर हमने यहाँ भी रिजॉल्व किया, सो दिस वन आल्सो 30 डिग्री। यहाँ पर वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, सो दिस वन v cos 30। v cos 30 को ब्रेक करेंगे, cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज √3/2, तो हमने यहाँ पे मार्क किया। एंड दिस वन आल्सो √3/2, सॉरी यहाँ इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी v एंड दिस वन sin 30। तो आप कहेंगे सर क्या sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, b/2, सो दिस वन इज b/2। डन। अभी हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है ताकि हम वेलोसिटी को आई कैप और जे कैप में लिख पाए, बिकॉज दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अगर हम इसको रिजॉल्व नहीं करते तो हम इसको आई कैप और जे कैप में नहीं लिख सकते। अब आप कहेंगे सर सॉल्व कीजिएगा, तो मुझे फर्स्ट में क्या फाइंड करना है सर, सॉल्यूशन में चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम को लिखना चाहते हैं दिस वन, वेक्टरली लिखेंगे आई कैप और जे कैप में। सो दिस वन इज वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, सो माइनस का जे कैप। और अगर आप यहां देखें तो नेक्स्ट में देखते हैं जी अनदर को। आप कहेंगे सर ये क्या है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो देखो मैं यहां पर इसको मार्क कर रहा हूं, आप देखिएगा। तो आप कहेंगे जी कितना आएगा, माइनस का mv/2 आई कैप। ये माइनस का आई कैप इसलिए क्योंकि ये कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। नेक्स्ट में देखेंगे तो अब मैं इसके लिए मार्क कर रहा हूं, तो माइनस का लिखेंगे √3/2 mv जे कैप, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में। ये फाइनल मोमेंटम हमने मार्क कर लिया, पहले इसको चेक करो। अब आप कहेंगे सर इनिशियल लिखिएगा, तो इनिशियल अगर आप देखेंगे तो माइनस का इनिशियल में देखूंगा, तो आप कहेंगे mv/2 आई कैप। देखो मैंने इसके लिए मार्क किया है। अब आप कहेंगे नेक्स्ट में देखेंगे तो कितना आएगा जी, माइनस का होगा दैट इज √3/2 mv जे कैप। ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है कंपोनेंट, इसलिए हमने माइनस का जे कैप मार्क किया। डन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस का 1/2 mv आई कैप लाइक एज दिस वन। नेक्स्ट में इसको मार्क करता हूं, तो माइनस का √3/2 mv जे कैप। माइनस में देखेंगे 1/2 mv आई कैप, देन माइनस माइनस प्लस हुआ, सो दिस वन √3/2 mv जे कैप। अब टर्म को देखो जो कैंसिल होते हैं उन टर्मों को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे ही हमने कैंसिल आउट किया तो मुझे वैल्यू मिलती है माइनस का mv आई कैप, दिस वन चेंज इन मोमेंटम। डन। अब आप कहेंगे सर हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड होगा mv, यूनिट कितनी होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि नेगेटिव है और ये आई कैप है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या बता रही है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहां पर लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। किस पर, इन बॉल।
और अगर आप वॉल पर देखना चाहते हैं तो जस्ट अपोजिट होगा, तो उसको मार्क कर लेते हैं। अगर आप वॉल पर देखेंगे तो अलोंग होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन वॉल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाता हूं, उनको समझो। आपने कहा इस बॉल पर जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। इसका मतलब वाई एक्सिस में तो चेंज इन मोमेंटम है ही नहीं, क्योंकि यहां पर जे कंपोनेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं क्योंकि जेड एक्सिस में नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस कंजर्व है। दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम along y axis is conserved because there is no component along y axis। अब आप कहोगे क्या z में है, तो नहीं, z में भी चेंज इन मोमेंटम नहीं है, तो आप कह सकते हैं और z आल्सो। जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा, इसका मतलब उस लाइन ऑफ एक्शन पर चेंज इन मोमेंटम कंजर्व होगा। अब आप कहेंगे क्या टोटल मोमेंटम कंजर्व है? नहीं, टोटल कंजर्व नहीं है, क्योंकि टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज प्रेजेंट। तो इसको नोट कीजिएगा, खूब अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, अपनी साइड से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैंने सॉल्व किया है, आप अपने बॉल पेन के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा कम से कम 2 बार, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। चलो नेक्स्ट में आते हैं और एक अनदर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अनदर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर, मेरे पास में एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। इस पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो लाइक इज दिस वन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम बाय एक्सटी ग्राफ एज गिवन बिलो इन 2 सेकेंड। एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इज दिस वन, तो 2 सेकेंड पर आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है या फिर इंपल्स फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम के लिए तो अभी हमने देखा था कि फाइनल माइनस का इनिशियल लिखते हैं, तो चलो यहां पर मार्क कर लेते हैं सर। आप कहेंगे जी चेंज इन मोमेंटम निकालना है सर, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, और जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज अ इंपल्स। तो आप कहेंगे सर एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर, इसका मतलब मुझे 2 वेलोसिटी को लिखना है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m दैट इज v फाइनल माइनस का m v इनिशियल। अब आप कहेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ है सर, तो पहले तो फाइनल वेलोसिटी बताइए। फाइनल वेलोसिटी का मतलब एट आफ्टर जस्ट 2 सेकेंड, ये स्लोप बताएगा फाइनल वेलोसिटी। तो आप कहेंगे सर स्लोप निकालना है इस वाली लाइन का। अभी इस लाइन का स्लोप तो सेम ही है, तो आप कहेंगे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी सर? तो फाइनल वेलोसिटी होगी स्लोप की हेल्प से। तो आपने कहा जी स्लोप निकाल लीजिए सर। स्लोप का मतलब टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज अ बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? दैट इज 10। बेस कितना है? दैट इज 2। अब आप कहेंगे वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 5। लेकिन यहां पर स्लोप को देखो तो ये ग्रेटर देन 90 बना रहा है एंगल। डन। तो आप कहेंगे वैल्यू लिखेंगे सर नेगेटिव साइन के साथ, सो दिस वन माइनस। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल गई माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल लीजिए। तो इनिशियल का मतलब एट जस्ट बिफोर द 2 सेकेंड। तो एट जस्ट बिफोर द 2 सेकेंड देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये स्लोप से निकालिएगा। तो ये स्लोप अगर आप देखेंगे तो इनिशियल कितना होगा? तो वही परपेंडिकुलर दैट इज 10 अपॉन बेस, सो दैट इज 2, दैट इज आल्सो 5। अब आप कहेंगे सर ये स्लोप कितना है? तो लेस देन 90 है। लेस देन 90 है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमने लिख ली साइन के साथ में। अब आप कहेंगे सर मार्क कीजिएगा, तो यहां पर मैंने m लिखा दैट इज m, v फाइनल दैट इज माइनस का 5 माइनस m इनिशियल देखेंगे, सो दिस वन इज 5। वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 5m माइनस का 5m, तो वैल्यू आ जाती है जी माइनस का 10m। यूनिट वही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास अगर आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में सपोज 2 किलोग्राम, तो यहां पर आप m की वैल्यू यूज कीजिएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड देखना चाहें अगर आप,
तो मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ मॉड लगाइए और न्यूमेरिक वैल्यू को राइट कर लीजिए लाइक इज दिस वन, लाइक इज दिस वन। डन। तो यूनिट आ जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं सर नेक्स्ट वन पर और अनदर क्वेश्चन को जरा चेक कर लेते हैं। अनदर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको जाना जानते हैं। अनदर क्वेश्चन में हमें गिवन है सर फोर्स टाइम ग्राफ। तो मुझे फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है लाइक इज दिस वन फ्रॉम 0 to 5, देन दिस वन। क्वेश्चन जानना चाहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम बाय एफटी ग्राफ इन फर्स्ट 10 सेकेंड, इन फर्स्ट 6 सेकेंड। तो मुझे 6 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम निकालना है, वेयर 6 सेकेंड इज दिस वन। तो हमें इंपल्स निकालना है। ग्राफ दे रखा है फोर्स टाइम ग्राफ। तो आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने आपके साथ में डिस्कस किया था कि फोर्स और टाइम है और मुझे इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो आपने कहा था सर एरिया लगा दीजिए, एरिया इनक्लोज्ड बाय एफटी ग्राफ मार्क कीजिएगा विद साइन। यहां ध्यान रखना है विद साइन, जैसा क्वाड्रेंट है वैसे हम साइन के साथ वैल्यू को मार्क करेंगे। तो आपने कहा जी ये कैसा है एरिया, सो दिस वन इज पॉजिटिव, A1 राइट कर लिया, एंड दिस वन इज A2, तो इसको हमने नेगेटिव राइट करेंगे क्योंकि A2 है। तो एरिया को साइन के साथ लिखेंगे, सो दिस वन A1 प्लस A2 लिखेंगे एरिया को साइन के साथ। तो फर्स्ट का एरिया देखेंगे A1, दैट इज A1। नेक्स्ट को देखेंगे दिस वन इज A2। तो A1 कितना होगा, ट्रायंगल है तो हाफ, देन बेस, देन हाइट। नेक्स्ट में देखेंगे सेकंड वाला, तो ये नेगेटिव एरिया है तो माइनस के साथ लिखूंगा, दिस वन हाफ, देन बेस, देन हाइट। अब आप इसको वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस वन इज 10, ये माइनस का आएगा, दिस वन इज 5, तो वैल्यू आती है 5, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज इंपल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम अपनी साइड से, और अभी हमने लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चंस को देखा है। एक बार आप अपनी साइड से अच्छे से देखिएगा। और देखो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने एरिया का बताया था, मैंने आपको देखो यहाँ पर लिखा भी है, इसको एक बार चेक करो कि अगर एफटी का ग्राफ है तो हम कैसे उसको यूज करते हैं। डन। अब चलो नेक्स्ट में हम लोग न्यूटन्स लॉ को समझते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स, दैट वाज द साइंटिस्ट नेम न्यूटन्स। अब न्यूटन्स ने हमें 3 लॉ दिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब मन में क्वेश्चंस आते हैं कि इनका पर्पस क्या है, 3 ही क्यों? तो जरा उनको समझ लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया सेम थिंग। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया सेम थिंग। दैट्स डिफाइन द प्रेजेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन द प्रेजेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। स्टेटमेंट, एज पर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट आपने 9th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और हम बातें करते थे बॉडी एट रेस्ट ऑलवेज एट रेस्ट, और अ बॉडी इज इन मोशन ऑलवेज इन मोशन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्ट ऑन अ बॉडी। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो ये बताता है ये स्टेटमेंट प्रेजेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहे, मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहे, मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर उसकी स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, लाइक एज रेस्ट में थी मोशन में आ जाए, या मोशन में थी रेस्ट में आ जाए, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट। तो हमें समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ डिफाइन द प्रेजेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब आप कहेंगे सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो सेकेंड लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सेकेंड लॉ बताएगा। एंड थर्ड लॉ, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो थर्ड लॉ डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट्स डिफाइन द न्यूटन्स थर्ड लॉ।
ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं और उसको जरा समझते हैं। आप कहेंगे जो अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था वही था लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये करता क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको समझते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स इट अपोज द ट्रांसलेशनल चेंज इन स्टेट। ये चेंज इन स्टेट का अपोज करता है, ये नहीं चाहता कि स्टेट में कोई चेंज आए। मीन्स कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही बने रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको मोशन में ही मेंटेन रखना चाहता है। अगर आप उसमें चेंज करेंगे, रेस्ट में थी मोशन में लाएंगे, या मोशन में है और रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया ट्राई टू अपोज द चेंज इन स्टेट, ट्राई टू अपोज द चेंज इन स्टेट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ट्राई करता है अपोज द चेंज इन स्टेट का। डन। अब ये किस पे डिपेंड करता है तो उसको देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी का जैसा मास होता है वैसा ही उसका इनर्शिया अपोज करता है। अगर बॉडी लाइट है तो इनर्शिया भी स्मॉल होगा, बॉडी हैवी है तो उसका इनर्शिया भी लार्ज होगा। तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ अ बॉडी के। अब आप कहेंगे सर इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं, तो इनर्शिया होते हैं 3 टाइप्स के। आपने 9th में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, यहाँ तो जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखें जो आपने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, उन एग्जाम्पल्स में आपने एक वर्ड नोट किया होगा कि बॉडी सडनली कम्स इन मोशन। हमेशा जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सभी के सभी सडनली मोशंस में आए हैं, तो वो इस बात का प्रूव है कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ मोशन में बॉडी सडनली कम्स टू रेस्ट। उन सभी एग्जाम्पल्स में ये वर्ड चल रहा है, आप उनको एक बार रीड करके देखिएगा तो ये उनकी पहचान है कि आप उनको पहचानेंगे कैसे कि किसका एग्जाम्पल है। अगर बॉडी सडनली कम्स टू रेस्ट आ जाए तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है वो। अगर बॉडी सडनली कम्स इन मोशन है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया में बॉडी हमेशा किसी आर्क पर या सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। तो अगर कोई बॉडी आर्क में या सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो समझ जाइए वो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। डन। तो ये हमने इनर्शिया के एग्जाम्पल्स को यहां पर देख लिया। अब चलो नेक्स्ट में देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो आप कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। So external force is directly proportional to the rate of change of momentum. That's define external force, not an internal force. This formula is valid only for an external force. Means rate of change of momentum of a body. Define external force, not internal. Please note it. अब आप कहेंगे जी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अगर आप एवरेज फोर्स देखेंगे तो हम निकाला करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में डेल से। सो डेल पी अपॉन डेल टी वेक्टरली, because force is a vector quantity, so this one is a average force. अगर आप कहते हैं सर इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए, इंस्टेंटेनियस फोर्स का मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो लिखेंगे dp अपॉन dt। सो दिस वन इज अ डेल, अगर एवरेज निकालना है तो इंस्टेंटेनियस निकालना है तो dp अपॉन dt। डन। अभी हमने एज पर स्टेटमेंट 2 फॉर्मूलों को राइट किया है। ये दोनों ही फॉर्मूले अगर आप देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है। अब इन्हीं के बिहाफ पर मैंने कुछ अनदर फॉर्मूलों को मॉडरेट किया है। F इक्वल्स टू वी डी एम अपॉन डी टी, ये भी एक्सटर्नल फोर्स को बताता है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन दैट केस वी यूज दिस फॉर्मूला। अब आप कहेंगे ये कहाँ पर यूज करेंगे आप इस फॉर्मूले को, तो रॉकेट प्रपल्शन के केस में हम हमेशा इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें जो गैस इजेक्टेड होती है उसकी स्पीड हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। देन एक अनदर फॉर्मूला भी आप यूज करते हैं, F इक्वल्स टू एम ए, वेक्टर ले देखिएगा, वेक्टर साइन इसलिए बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है। This one is a moderated formula. Both are a moderated formula. This one and this one.
दे नॉट रिप्रेजेंट ए न्यूटन सेकंड लॉ, because this one is a special case. This one is valid when velocity is constant and this one is valid when mass of a object is constant. तो आप कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है? दिस वन एंड दिस वन स्टेटमेंट. ओके, इनको नोट कीजिएगा. अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं. आपने कहा जी फोर्स है तो उसकी यूनिट देख लेते हैं. तो यूनिट में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे मार्क किया एब्सोल्यूट यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट होती है टू टाइप्स की. मीन्स SI यूनिट ऑफ फोर्स दैट्स न्यूटन, आई थिंक आप जानते होंगे, एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज डाइन. अब इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं. सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन. प्लीज नोट इट. अब नेक्स्ट में देखते हैं सर अनदर ग्रेविटेशनल यूनिट. ICSE बोर्ड में जनरली ये ग्रेविटेशनल यूनिट बहुत ज्यादा यूज होती है, तो उसको जरा समझते हैं. इसको भी देखेंगे तो SI एंड CGS यूनिट. तो SI यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, दैट इज किलोग्राम फोर्स. आप इसको लिखते हैं 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. तो अगर मुझे किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप 9.8 की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज इन ग्रेविटेशन, सो दैट इज ग्राम फोर्स. ग्राम फोर्स, या फिर आप उसको लिखते हैं 1 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू 980 डाइन. 980 डाइन. अब हमने दोनों को रिलेट कर लेते हैं. सो 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू होता है 10⁷ ग्राम फोर्स. लर्न रखिएगा. अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम लोग. तो क्या कहते हैं सर, उसको जान लेते हैं. तो नेक्स्ट में हमने यहां पर राइट किया नोट. देखिए F इक्वल्स टू MA. सो F दैट्स अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, M that's a mass of a body and this one net acceleration. अब नेट है तो along x axis, along y axis, along z axis तीनों में रहा होगा. तो हमने देखिए नेट फोर्स को राइट कर लिया. दिस वन फोर्स along the x axis, so Fx I cap. This one force along the y axis, so Fy j cap. This one force along the z axis, so Fz k cap. Then M. This one acceleration along the x axis, so Ax I cap. Acceleration along the y axis, Ay j cap. प्लस का AZ k कैप. अब आप क्या कीजिएगा, यहां से ब्रैकेट को ओपन कीजिए और आई कैप को इक्वेट कर लीजिएगा. आई कैप को आई कैप के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा Fx इक्वल्स टू MAx. जे कैप को जे कैप के साथ में इक्वेट करेंगे तो दिस वन. के कैप को के कैप के साथ इक्वेट करेंगे तो दिस वन. हमें पता चल गया कि इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर आप x डायरेक्शन में फोर्स लगाते, दिस वन x, तो x डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे तो बॉडी कैन एक्सेलेरेट ओनली अलोंग द x एक्सिस. अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं अलोंग द y एक्सिस तो बॉडी कैन एक्सेलेरेट अलोंग y एक्सिस. z एक्सिस पर फोर्स लगाते हैं बॉडी कैन एक्सेलेरेट अलोंग z एक्सिस. मतलब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे बॉडी हैव एन एक्सेलरेशन अलोंग दैट डायरेक्शन. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने फोर्स लगाया है x एक्सिस में और बॉडी एक्सेलेरेट कर रही हो y या z में. x डायरेक्शन में फोर्स है तो बॉडी कैन एक्सेलेरेट अलोंग द x एक्सिस ओनली. y डायरेक्शन में फोर्स है तो बॉडी कैन एक्सेलेरेट ओनली अलोंग द y एक्सिस. z डायरेक्शन में फोर्स है तो बॉडी कैन एक्सेलेरेट ओनली अलोंग द z डायरेक्शन. प्लीज नोट इट. एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं. इस चैप्टर में हमें बॉडी मोस्टली ना इक्विलिब्रियम में नजर आती है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो एट एन इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो. अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स अलोंग द एक्स, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी अगर जीरो है तो समझ जाइएगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है. अब आप कहेंगे पहचान क्या है सर? तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो डेफिनेटली बॉडी रेस्ट में होगी, बॉडी एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो समझ जाइए कि उस पर नेट फोर्स जीरो है. आप कह रहे हैं सर बॉडी एक्स एक्सिस में रेस्ट में है, तो इसका मतलब बॉडी एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम है. आपने कहा बॉडी वाई एक्सिस में भी रेस्ट में है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर भी इक्विलिब्रियम है. आपने कहा जी जेड डायरेक्शन में भी रेस्ट में है, तो बॉडी जेड एक्सिस के अलोंग भी इक्विलिब्रियम में है. तो इसका मतलब एक्स में भी इक्विलिब्रियम में है, वाई में भी है और जेड में है, मतलब नेट इक्विलिब्रियम है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो, वाई में मूविंग हो. तो आप कहेंगे सर
कि एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है लेकिन वाई में नहीं है, तो ये हमें बॉडी की कंडीशन को देखकर आइडिया लगाना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में ऐसा है। या फिर दूसरा तरीका कि बॉडी मूव कर रही हो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो टू वे में आप पहचानेंगे, या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो समझ जाइए कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम है। अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब बॉडी नेट इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, आपने कहा सर एक्स डायरेक्शन में बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मींस एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, तो बॉडी एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। आपने कहा वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगा हुआ है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो बॉडी वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है। आपने कहा जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या रेस्ट में है, तो इसका मतलब जेड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो हम एक्सिस वाइज भी इक्विलिब्रियम बता सकते हैं, ये लर्न रखना है। डन। चलो तो फिर अब न्यूटन्स थर्ड लॉ को देखते हैं और जरा जानते हैं जी न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखिए स्टेटमेंट बहुत इजी है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो हमें लर्न है, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इजीली हमें अगर कोई स्टेटमेंट लर्न है तो स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड विच इज डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो चलो उसको एग्जाम्पल वाइज हम अच्छे से समझते हैं और देखेंगे जरा। तो हमने क्या किया, एक बॉडी को मार्क कर लिया, दिस वन बॉडी ऑफ मास m विच इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, मास है तो आपने का वेट होगा कितना mg, किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैंने बॉडी ली जिसका मास है दिस वन, सो वेट दिस वन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल लाइक इज दिस वन। अब आप कहेंगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म चलता है और टर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो FBD जिसको बोलते हैं FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहता हूं। अब आप कहेंगे सर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अगर मुझे इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक काम करो कि जहां पर ये बॉडी कांटेक्ट में है उसके कांटेक्ट में एक सेपरेशन क्रिएट करो। तो देखो मैंने बॉडी को और टेबल को सेपरेट कर दिया विथ सम सेपरेशन। जैसे ही हमने इसको सेपरेट किया तो आपने कहा एक बॉडी है सर जिसका मास है दिस वन, ओके। अब मास है तो उसका वेट मैंने मार्क कर लिया दिस वन, दैट इज mg, किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। आप कहेंगे दिस वन इज अ टेबल। अब इसके जरा एक्शन और रिएक्शंस को दिखाता हूं, देखो जरा। जिस लाइन ऑफ एक्शन पर वेट है उसी लाइन ऑफ एक्शन को मैंने एक्सटेंड किया, वेट जिस लाइन ऑफ एक्शन पर है। अब क्योंकि बॉडी का वेट है तो बॉडी एक्शन करेगी ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल, तो बॉडी ने एक्शन किया ऑन द सरफेस ऑफ टेबल। अब क्योंकि बॉडी ने एक्शन किया, मैंने यहां पर राइट कर लिया एक्शन फोर्स ऑन अ टेबल, तो टेबल क्या करेगी, टेबल ने क्या किया जी, रिएक्शन कर दिया ऑन द बॉडी। देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो दिस वन आल्सो एन, तो इसको हमने यहां पर राइट कर लिया रिएक्शन फोर्स। अभी आपने स्टेटमेंट में बताया था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो देखो आप यहां पर देखेंगे कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल। तो एक्शन और रिएक्शन बोथ फोर्सेस आर इक्वल, लेकिन यहां पे कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं दे आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड आल्सो एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। इसका मतलब देखो एक्शन फोर्स है टेबल पर तो रिएक्शन फोर्स है ब्लॉक पर, दोनों डिफरेंट बॉडी पर हैं। प्लीज नोटेड इट, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते, ये हमेशा दोनों के दोनों डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करता है। दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं दे नेवर कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये इक्वल तो होंगे, अपोजिट भी होंगे, लेकिन डिफरेंट बॉडी पर होंगे, इसलिए कभी कैंसिल आउट नहीं होते। ये छोटे छोटे पॉइंट है। अब आप कहेंगे सर जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं इनकी वैल्यू कैसी होती है,
तो दे आर अ सेल्फ एडजस्टिव फोर्स। इनकी वैल्यू हमारे नेचर की तरह सेल्फ एडजस्ट करती है। हमारा भी नेचर सेल्फ एडजस्टिव होता है। एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशंस हम अपने आप को मॉडरेट कर लेते हैं। वैसे ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, अपनी वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करते हैं। अब आपने कहा सेल्फ एडजस्ट करेंगे, मतलब क्या है जी? मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू है मे बी इक्वल्स टू एम जी। एम जी मीन्स वेट, मे बी ग्रेटर देन वेट, मे बी लेस देन वेट, मे बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये हम अभी कमिंग पार्ट में देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने यहां पर उन पॉइंटों को नोट कर लेते हैं जो अभी हम वर्बली बोल रहे थे। हमने लिखा है फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर फॉर्म। जो फोर्सेस हैं जिनको आप एक्शन और रिएक्शन बोल रहे थे, अगर एक्शन है तो डेफिनेटली रिएक्शन होगा ही होगा। तो एक्शन है तो रिएक्शन होगा। तो आपको समझ में आ गया कि फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन अ पेयर फॉर्म। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन डिफरेंट बॉडीज सो दे नेवर कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये जो फोर्सेस हैं ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं और ये कभी कैंसिल आउट नहीं होते। दे आर अ सेल्फ एडजस्टिव फोर्सेस बाय नेचर। इनका अगर आप नेचर देखेंगे तो सेल्फ एडजस्टिव नेचर होगा एंड नॉर्मल टू द सरफेस होगा। डन। तो सेल्फ एडजस्टिव नेचर है हमारी तरह। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो एक्शन फोर्सेस में बी इक्वल। अभी मैंने आपको बताया भी था, एक्शन फोर्स चाहे वो एक्शन फोर्स हो या रिएक्शन फोर्स हो, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल ही होंगे। तो उसमें हम स्पेसिफिकली बातें करते हैं एक्शन फोर्स की। तो एक्शन फोर्स मे बी इक्वल्स टू एम जी, मे बी ग्रेटर देन एम जी, मे बी लेस देन एम जी और मे बी इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज नेचर ऑफ एक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेड। तो वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा और दैट्स वैल्यू मे बी इक्वल्स टू वेट, मे बी ग्रेटर देन, मे बी लेस देन, मे बी जीरो। प्लीज नोट इट। अब आप कहेंगे सर ऐसा होगा कब कब, ये समझाओ। तो अभी मैं आपको समझाता हूं, उसको देखो। एक्शन फोर्स की वैल्यू वेट के इक्वल होगी। इसको नोट करके रखिएगा लाइन को, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे बहुत ज्यादा। तो आपने कहा एक्शन फोर्स की वैल्यू एम जी के इक्वल कब होगी? एक्शन फोर्स को यहां देखो, दिस वन इज एक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स की वैल्यू कब एम जी की इक्वल होगी? जब बॉडी रेस्ट में हो। मैंने यहां पे लिखा है व्हेन बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जस्ट इक्वल्स टू एम जी होगी। अब आप कहते हैं सर वैल्यू ग्रेटर कब होगी? तो एक्शन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर तब होगी जब बॉडी इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट। अगर कोई बॉडी अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो एक्शन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर होगी देन द वेट ऑफ अ बॉडी। अब आप कहेंगे कितनी ग्रेटर होगी? तो आप कहेंगे बॉडी का मास लीजिएगा और बॉडी जितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है अपर डायरेक्शन, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर क्यों ऐड हुआ और ये है क्या? तो दिस वन इज अ सूडो फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट करा रहे हैं विद एक्सेलरेशन ए नॉट, तो आप कहेंगे सर इसका मास m है तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड और सूडो फोर्स होगा डाउनवर्ड। कितना सूडो फोर्स होगा? m a नॉट। तो ये दोनों ऐड होकर एक्शन करेंगे। तो हमने उसको मार्क कर लिया। नोट रखना है आपको, अगर कोई बॉडी अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्शन फोर्स की वैल्यू होती है एम जी प्लस का एम ए नॉट। एम दैट्स अ मास ऑफ अ बॉडी, ए नॉट दैट्स एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। प्लस इसलिए क्योंकि सूडो फोर्स है ये जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये सूडो फोर्स है एक्चुअल एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने कहा जी एक्शन फोर्स की वैल्यू लेस भी हो सकती है। तो लेस कब होगी जरा ये समझ लेते हैं। लेस तब होगी व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही हो विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट, तो फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? तो एक्शन फोर्स होगा एम जी माइनस का एम ए नॉट। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं आपको बॉडी को लिया, आपने कहा मास है तो उसका वेट हुआ, बॉडी किधर एक्सेलरेट कर रही है? डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। तो अगर आप देखेंगे कि एक्शन कितने का होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है
तो आप कहेंगे कितनी वैल्यू आएगी, एम जी माइनस का ए नॉट। आपको अभी लर्न रखना है, ये आपको बताऊंगा कि माइनस साइन आ क्यों रहा है। तो बस आप नोट कर लो कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो हम वैल्यू लिखा करेंगे एम जी माइनस का एम ए नॉट। कौन सा फोर्स है, देखो मैंने यहां पे लिख रखा है सूडो फोर्स, दिस वन सूडो फोर्स। तो ये सूडो फोर्स की वजह से वैल्यू जो ना वेट में सम वैल्यू ऐड हो रही है, सम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपको लर्न रखना है। डन, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया लाइक इज दिस वन, लाइक इज दिस वन। क्या है ये, सूडो फोर्सेस। अब नेक्स्ट में एक अनदर को दिखा देता हूं, उसको जानो। अगर ये वैल्यू जीरो कब होगी एक्शन फोर्स की वैल्यू, तो एक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो तब होती है जब बॉडी कोई डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करे विद एक्सेलरेशन जी, या फिर फ्रीली फॉल करे। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो आप कहेंगे ए नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ए नॉट की वैल्यू जी है। तो आपने कहा जी अपर डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, तो हमने यहां पे देखेंगे तो अपर का होगा एम जी, और वेट कितना है, वेट भी जी एम जी। तो हमें पता चल गया एम जी माइनस का एम जी, तो वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां पे लिखेंगे जी दैट्स जीरो। डन, तो आपको समझ में आ गया जी कि एक्शन की जो वैल्यू है, एक्शन फोर्स की वैल्यू मे बी जीरो। कब जीरो हुई है, जब बॉडी फ्रीली फॉल करे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करे विद एक्सेलरेशन सेम एज जी, या फ्री फॉल करे। ये वैल्यू लेस कब होगी, जब बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करे विद एक्सेलरेशन ए नॉट। ग्रेटर कब होगी, जब बॉडी एक्सेलेरेट करे अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए नॉट। जस्ट इक्वल कब होगी, जब बॉडी या तो रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तब वैल्यू सेम रहेगी। इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा ताकि ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है न्यूमेरिकल्स, ताकि हमें एक फीलिंग आए। और अब जो अभी मैंने सिखाया आपको उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चन